हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए यू आर नॉट मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विवू जियान को उसकी माँ के द्वारा झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ चुके थे, लेकिन विवू जियान को दुख इस बात का नहीं था कि उसे उसकी माँ के एंड से उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया है। जब उसकी मार खाने की उम्र थी तो वो अपने माँ के साथ नहीं था, और मैडम यू ने भी इतने गुस्से के साथ कभी उससे बात नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि मैडम यू के हाथ से उस विंग ने कभी मार नहीं खाई थी, कभी उसके चाबुक की मार नहीं खाई थी या कभी डांट नहीं खाई थी, लेकिन हाँ वो समझता था कि ये सब कुछ उसने मैडम यू ने उसके भले के लिए ही की थी, और वो अकेले उसके साथ नहीं होती थी, जैन चेंग और जैन यांगली के साथ भी इक्वली होती थी अगर उनकी गलती हो तो। लेकिन बात आई यहाँ पे उसकी खुद की माँ की, तो उसे दुख इस बात का नहीं हुआ कि उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन उसे दुख इस बात का हुआ कि उसकी माँ के मुंह से जो शब्द निकले थे उसको अभी तक समझ में नहीं आया था कि उसकी माँ आखिरकार कहना क्या चाहती थी। वो एक टक अपनी माँ को देखे जा रहा था और उसकी माँ ने उसके कॉलर को पकड़ के उसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से झंझोड़ दिया था ना कि वो इस वक्त उसकी पूरी बॉडी हिल रही थी, लेकिन उसकी आंखें एक टक अपनी माँ की तरफ थी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसकी माँ एक्चुअल में कहना क्या चाहती है। उसने धीरे धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए अपनी माँ को पकड़ा और उससे रोका कि वो उसे हिलाना बंद करे और वो बताए जो कि वो यहाँ पे बताने के लिए आई है। वो उससे चाहे कितना भी मार ले, कितना भी पीट ले, ये कोई भी बड़ी सज़ा दे दे, लेकिन एटलीस्ट पहले मुझे वो तो बताए जिसकी वजह से वो यहाँ पे आई हैं। क्या मैंने ऐसी कोई गलती की है जिसके चलते वो इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं, या ये कहो कि इतनी ज़्यादा गुस्सा हैं। उसने अपनी माँ को पूरी तरीके से खड़ा कर लेने के बाद, अपने से थोड़ा दूर कर लेने के बाद उनकी आर्म्स को पकड़ा, उनकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या आप मुझे बताएंगी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था? कांग से सैरन के लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा शॉकिंग थी कि विंग को अभी तक उसकी गलती रियलाइज़ ही नहीं हुई है। उसने अपने बेटे के हाथ को अपने से छुड़ाते हुए उसको झटके से थोड़ा दूर किया और उसके बाद बोला, क्या कहा तुमने? तुम अभी भी जानना चाहते हो कि तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह इंसान ने अपनी जान ली है और तुम्हें इसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। ऐसे कहते हुए वो जैसे ही थोड़ा पीछे हटने वाली थी, विंग ने फिर से अपनी माँ को पकड़ते हुए उससे बहुत फोर्सफुली अपने साथ पकड़ा था, ताकि उसकी माँ बाहर ना जा सके और उसे बता सके कि आखिरकार उसने क्या किया है। कांग से सैरन इतने गुस्से में थी कि वो समझ ही नहीं पाई कि उसे भी कुछ बोलना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे आके थप्पड़ मारना कुछ गलत नहीं था, विंग को उसकी गलती रियलाइज कराना भी कोई गलती कुछ गलत नहीं था, लेकिन विंग को पता भी तो होना चाहिए ना कि आखिरकार किस बेगुनाह ने उसकी वजह से जान ली है। क्योंकि विंग के साथ तो ऐसा न जाने कितने सालों से चल रहा था कि उसकी वजह से बहुत सारी बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी। वो नहीं जानता था कि उसकी माँ एक्चुअल में किस बात की बात कर रही है, किस चीज़ की बात कर रही है, वो जानना चाहता था। कांग से सैरन ने धीरे से खुद को काम डाउन करने की कोशिश की और उसके बाद अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोला, लैन चिरेन, तुम्हारी वजह से उस बेगुनाह ने अपनी जान दी है जिसने जिंदगी भर बस मुझे बचाने का सोचा, और तुम्हारी वजह से वो मर गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये गुनाह इतना छोटा है? आज तुमने लैंड सेक्ट को सजा दी है और उसके खुद के नेफ्यू को, जो कि तुम्हारा हस्बैंड था, उसको तुमने इस दशा में रखा है। इवन कुछ चीज़ें कम नहीं पड़ी तो तुमने उसे अपना मिस्ट्रेस बना दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें इतनी मामूली हैं? एक लड़का जो कि अपना घर छोड़ के यहाँ पे तुम्हारे साथ आया था, अब तुम्हारे हस्बैंड के रूप में, और तुमने उसे लास्ट में मिस्ट्रेस बना के रख दिया। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी चीज़ें आई वो इस तरीके से आई कि तुम्हें लैन चिरेन की गलती दिखाई दी, लेकिन क्या एक राजा होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता था कि तुम उस बात की सच्चाई के तह तक जाओ? क्या तुम्हें नहीं लगा कि एक पल के लिए भी तुम्हें इस मामले में जांच करनी चाहिए थी कि आखिरकार जो कुछ भी वीदाओं ने बोला था वो सच था या नहीं? हाँ, मानती हूँ लैन चिरेन पहले से ही सब कुछ जानता था,
लेकिन उसको इस सब को छिपाना पड़ा और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। क्या तुम कोशिश करके उस कारण को नहीं ढूंढ सकते थे? क्या तुम उस इंसान से पूछ के इन कारणों का पता नहीं लगा सकते थे जिसके चलते तुमने उसे कारागार में डाल दिया? क्या एक बार गए तुम उसके पास पूछने के लिए कि उसने ये सब कुछ क्यों किया? क्या तुम एक बार उस इंसान के पास गए जो कि लगभग 9 सालों से सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ एक हेल की तरह जी रहा है? क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? चलो मान लिया एक पल के लिए, सबकी बातों को समझने के बाद, सारी चीजों को देखने के बाद तुमने लैन चिरेन को दोषी ठहरा दिया, लैन सेक्ट को पूरी तरीके से गुलाम बना के रख दिया। लेकिन क्या होगा उस इंसान का जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पे आया था? तुमने उसे कैसे इस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया? क्या तुम्हें नहीं लगा कि उसके प्रति तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? तुम राजा हो विभूषण, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए गए डिसीजंस के अगेंस्ट कोई जा भी सकता है? क्या कोई है यहाँ पे जिसकी हिम्मत होगी कि तुम्हारे अगेंस्ट जा सके? लेकिन नहीं, फिर भी तुमने इस सत्ता को आगे रखा, इन सभी के रूल रेगुलेशंस को आगे रखा। एक आदर्श नेता होने का फर्ज तो तुमने निभा लिया, लेकिन एक आदर्श पति होने का फर्ज तुमने कब निभाया? सिर्फ 6 महीने। क्या तुमने उस 6 महीने में उस इंसान को इतनी खुशी दे दी थी कि उसके बाद तुम्हें ये ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई कि तुम्हें एक बार भी उसके पास जाना चाहिए था, उसके हाल समाचार लेने चाहिए थे? आज तक मुझे गर्व था तुम पे ये कहते हुए कि तुम मेरे बेटे हो विंग, लेकिन आज मुझे इस बात पे शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। तुमने अपनी कुछ जिम्मेदारियां तो सही से निभाई हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां निभाना तो छोड़ो, तुमने उनके बारे में सोचा तक नहीं है, और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए कांग से सैरन वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन चीज़ें अभी भी अधूरी थी। विंग की हिम्मत नहीं थी आगे कुछ भी अपनी माँ से पूछ पाने की, लेकिन कोई था वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। मैडम यू कांग से सैरन की तरफ बढ़ते हुए उन्हें घुमाते हुए अपनी तरफ मोड़ लिया और उसके बाद पूछा, बात पूरी करो शैरन। कौन सी बात पूरी करूँ मैं? कांग से सैरन ने आंसर करते हुए बोला। तो तभी मैडम यू ने भी रिप्लाई करते हुए बोला, वो बात जो तुम यहाँ पे अधूरी छोड़ के जा रही हो। तुम यहाँ पे चीज़ों को सुलझा नहीं रही हो और भी ज़्यादा उलझा रही हो। क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसा क्या है जो तुम जानती हो लेकिन यहाँ पे बता नहीं रही हो? और चीज़ें उसकी वजह से सुलझ भी सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उलझ के रह गई हैं। प्लीज़ बताओ, सारी बात अभी के अभी बताओ। और विंग को भी जानने का अधिकार है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें बचाते हुए उसने खुद की जान दे दी। क्या ऐसा कुछ है जो हमसे छुपा हुआ है अभी भी? बताओ शैरन, हम लोग सुनना चाहते हैं। कांग से सैरन फाइनली अपने मतलब सेंस में आ चुकी थी, और उसे याद आता है कि उसने विंग को खरी खोटी भी सुना ली, उसको थप्पड़ भी मार लिया, उसको जितनी चीज़ें वो कर सकती थी गुस्से में वो कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसने वो रीज़न नहीं बताया। और सच हो मतलब ये कहीं ना कहीं सच था कि कांग से सैरन ही जानती थी कि लैन चिरेन के ना बताने का रीज़न क्या था। इसलिए इस गुत्थी को अगर कोई सुलझा सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग से सैरन थी। फाइनली 20 मिनट के बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। हालांकि जो साउंड प्रूफ तालिस्मांस थे उनका असर अब खत्म हो चुका था, और बाहर जितने भी दासिया या सैनिक थे वो सारी की सारी बातें सुन सकते थे। कांग से सैरन ने धीरे धीरे बातों को बढ़ाना स्टार्ट किया। उसने शुरुआत की अपने उन दिनों से जब ऑलमोस्ट वो सभी लोग एक साथ रहते थे, यानी कि कांग से सैरन, वी जियांग से, मैडम यू, जेन फेंगमियान, लैन चिरेन और उनका ब्रदर, ये सभी लोग जब एक साथ रहते थे, लैन सेक्ट से ही इनकी भी शिक्षा हुई थी, और वहाँ पे ही इन लोगों ने भी अपनी ऑलमोस्ट सारी शिक्षा पूरी की थी। इस टाइम पे कांग से सैरन को 2 लोग पसंद करते थे, एक वी जियांग से और दूसरा खुद लैन चिरेन। वो दोनों ही कांग से सैरन को पसंद करते थे, लेकिन लैन सेक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स को देखते हुए कांग से सैरन को कभी भी मंजूर नहीं आया कि वो वहाँ पे जाए। उनकी भी पर्सनैलिटी एकदम पूरी तरीके से अपने बेटे की तरह थी। चुलबुली सी, इधर उधर फुदकने वाली, हर किसी के नाक में दम कर देने वाली, और शैतानियाँ तो वो इतनी करती थी जिन्हें देखते हुए शायद लैन सेक्ट के लोग 2 दिन में ही अपने सारे रूल रेगुलेशंस भूल जाते। लेकिन इसके अलावा कभी उन्होंने लैन चिरेन के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया कि वो उस पर मतलब कुछ इंटरेस्ट रखता है या नहीं। लेकिन इन टाइम पे ही लैन चिरेन पे ध्यान गया हो या ना गया हो, लेकिन वी जियांग पे कांग से सैरन का पूरा ध्यान गया, और इसी के चलते इन लोगों की यहाँ पर से लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और यहाँ से कुछ टाइम के बाद ही इन लोगों की शादी भी हो चुकी थी। लेकिन जैसे कि लैन सेक्ट का पहले से ही नियम है, वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही प्यार करते हैं।
लैन चिरेन ने वी यंग से कांग से सेरन से प्यार कर लिया था। अब वो दोबारा प्यार नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ, उसने खुद से ही वादा जरूर किया था कि वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वी जंग से उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो। हालांकि वो उस पर हक नहीं जता सकता, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे वो अपनी जान दे के भी उसकी रक्षा कर सकता है, वो ज़रूर करेगा। दिन गुजरते जा रहे थे और विंग के जो बॉर्न के बाद, यानी कि विंग के जन्म के बाद जो सिचुएशन थी, वो कहीं ना कहीं लैन चिरेन को भी वियर्ड लगने लगी थी कि एक तो कांग से सेरन मतलब उस हालत में नहीं दिख रही थी जैसे कि मिसकैरेज होता है, तो ये क्या ड्रामा है। उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी। भले ही उसने ये सारी चीज़ें कभी भी कांग से सेरन या वी यंग से नहीं पूछी, लेकिन फिर भी उसका दिमाग कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से चल रहा था। चीज़ें ऐसे ही निकलती गई और लगभग 2 साल निकल चुके थे विंग के जन्म के बाद की। लैन चिरेन ऑलमोस्ट हर महीने ही वी यंग से और कांग से सेरन से मिलने आया करते थे, और अगर एक महीने में ना भी आ सके तो 2-2 3-3 महीने में वो पक्का एक ना एक बार उन लोगों से मिलने आ जाया करते थे। वी यंग से तो शायद कम ही मिलने आते, वो कांग से सेरन से मिलने आया करते थे। ऐसे ही वो उस दिन भी आए हुए थे जिस दिन वी यंग से की हत्या की गई थी। वहाँ पे आने के बाद जब वी जियांग से ने देखा कि किस निर्ममता के साथ वी दाओ अपने ही भाई की हत्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले उसने उसके पूरे के पूरे अस्त्र शस्त्र छीन लिए थे, यहाँ तक कि उसकी गोल्डन कोर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लिया था, जिसके चलते वी जियांग से फाइट बैक नहीं कर पा रहे थे और उनके ही भाई ने उनकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। वी दाओ ने श्योर कर किया था कि कोई भी अंदर ना आ सके, लेकिन फिर भी वी जियांग से और कांग से सेरन का ये बहुत अच्छा फ्रेंड था, जिसके चलते उसको अंदर आने की अनुमति भी थी। साथ ही साथ वो गुप्त रास्ते भी जानता था जहाँ से अगर कोई उसे रोक भी दे तो भी वो अंदर आ सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं लैन चिरेन को भी कुछ अजीब तो लगता था राजमहल में आने के बाद। तो कौन सी बात थी, वो आज जब महल के अंदर प्रवेश किया था तो उसने गुप्त रास्ते से प्रवेश किया था, इसलिए कोई दास दासियां, कोई भी सैनिक उसे देख नहीं पाए थे। और जब उसने अपने सामने ये नज़ारा देखा था ना, वो बहुत बुरी तरीके से चौंक गया था कि कैसे कोई अपना ही भाई किसी को इस तरीके से, इतनी बेरहमता से मार सकता है। उसने अपने आप को कंट्रोल ना करते हुए अपनी तलवार को अपने म्यान से बाहर निकाला और वी दाओ से लड़ना स्टार्ट किया, लेकिन वी दाओ शायद आज थोड़ा शक्तिशाली था, जिसके चलते उसने लैन चिरेन की भी तलवार उससे दूर कर दी। लेकिन शायद लैन चिरेन यहाँ पे नहीं रुका, उसने फिर से अपनी तलवार उठाई और उसने लड़ना शुरू किया। वी दाओ को बहुत बुरी तरीके से उसने जख्मी करना शुरू किया, लेकिन शायद वी दाओ की किस्मत आज सही थी। सैनिक आके उसे इन्फॉर्म करते हैं कि वी यांग से की पत्नी यानी कि कांग से सेरन यहाँ पे आ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। लगता है उन्हें पता चल चुका है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपने किया है, और साथ ही साथ आज आप उनके पति की भी हत्या करने वाले हैं। लेकिन शायद कांग से सेरन को आने में थोड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वी यांग से की पहले ही हत्या हो चुकी थी। अब उसके शरीर में जान नहीं बची थी। लगभग 1 या 1.5 मिनट के बाद ही वहाँ पे वी जियांग से कांग से सेरन भी पहुँच चुकी थी, और आते ही उसने जैसे ही अपने पति की इस हालत को देखा तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जिस चीज़ को संभालने के लिए वो यहाँ पे आई थी वो पहले ही बिखर चुका था, यानी कि अपने पति को बचाने के लिए वो यहाँ आई थी, लेकिन उसका पति पहले ही उसे छोड़ के जा चुका था। वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। अपने पति के पास जाके वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पूरी तरीके से उसे हिला रही थी। उसकी पूरी की पूरी बॉडी को शेक कर लेने के बाद, उसे हिला लेने के बाद उसने श्योर कर लिया कि ये अब नहीं उठने वाला है, और इस दुख में वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर चुकी थी। लैन चिरेन जो कि वी दाओ से लड़ना चाहता था, लेकिन कांग से सेरन की इस हालत को देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने कदमों को वी जियांग से और कांग से सेरन की तरफ बढ़ाते हुए उसे धीरे धीरे से संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन शायद एक इंसान इतना निर्दयी था कि उसे ये तक मंजूर नहीं हुआ कि एक मृत इंसान को देख के अगर कोई विलाप कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुख मना रहा है, तो उसे उतना तो वक्त दे कि एटलीस्ट उसे लास्ट बार जी भर के देख सके, उसे अपने सीने से लगा सके, उससे जो कुछ कहना था उसे कह सके, जो कुछ उसे बताना था, जितनी चीज़ें उसने अपनी गुमार अपनी निकालनी थी, एटलीस्ट
वो तो करने दे। लेकिन शायद वी दाओ इतना निर्दयी बन चुका था कि उसने इसका मौका भी कांग से सेरन को नहीं दिया। उसने इशारा करते हुए अपने 2 सैनिकों को बुलाया जो कि अपने साथ कुछ ऐसी चीज लेके आए थे जिन्हें इस्तेमाल से वो दोनों यानी कि कांग से सेरन और लैन चिरेन दोनों ही वहां पर बेहोश हो चुके थे और उनको होश आने में लगभग 2 दिन लगे थे। इन 2 दिनों में ही सभी को पता चल चुका था कि वी दाओ मारा जा चुका है और कांग से सेरन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें एकाग्रह में रखा गया है, यानी कि एकांतवास में रखा गया है। कोई भी उनके पास जा रहा है तो वो उन पर अटैक कर रही है, इसलिए उनसे मिलने की इजाज़त किसी को नहीं है। वो दोनों होश में तो आ चुके थे लेकिन एक अलग ही जोन में जैसे होश में आए थे। वो अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहे थे, बोले जा रहे थे। शायद ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही पागल हो चुके थे। धीरे धीरे सब चीज़ें संभल रही थी, लेकिन इन दिनों में लगभग 3 से 4 दिन और निकल गए जब उन दोनों को ही पूरी तरीके से होश आया था कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं और किस स्थिति में है। लेकिन तब तक चीज़ें पूरी की पूरी तरीके से पलट चुकी थी, क्योंकि वी दाओ वी जियांगसे की गद्दी ले चुका था, उसकी जगह ले चुका था और सभी को कन्विंस कर चुका था कि कांग से सेरन पूरी तरीके से पागल हो चुकी हैं और उसके पास किसी को भी भेजना मतलब उसकी मौत को दावत देना है। इसलिए एक आदर्श नेता, एक आदर्श राजा होने के नाते वो किसी की भी जान को दाव पे नहीं लगाना चाहता। दूसरी तरफ बहुत जगह बात उठ रही थी कि अगर वी जियांगसे की मौत हुई है तो लैन चिरेन कहाँ है। हालांकि इसका उत्तर अभी तक किसी ने भी किसी को नहीं दिया। लेकिन जब 5 से 6 दिन निकल गए थे तो तब जाके लैन चिरेन को पूरी तरीके से होश आया और तब जाके उसने महसूस किया कि वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ से उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दीवार में चिनवा दिया गया है, भले ही ऐसा नहीं था। कुछ समय के बाद ही वहाँ पे वी दाओ की एंट्री होती है और जैसे ही वी दाओ उस जगह पे एंटर करता है तो तब जाके लैन चिरेन को पता चलता है कि वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे दरवाज़ा ही दीवार है और दीवार ही दरवाज़ा भी है। यानी कि कुछ गुप्त तरीके से ही उसे खोला जा सकता है और गुप्त तरीके से ही उसे बंद किया जा सकता है और कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये दीवार है या फिर एक दरवाज़ा है। लैन चिरेन जैसे ही वी दाओ को देखता है तो वो मतलब एकदम गुस्से से उसके पास जाके उसके कॉलर को खींचते हुए बोलता है कि कांग से सेरन कहाँ है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है। तो तभी वी दाओ हंसते हुए से बताता है, फिलहाल तो मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन लगता है तुम्हें अपने प्यार की बहुत ज़्यादा चिंता है। अगर तुम्हें उसकी चिंता है तो कोशिश करो कि उसे बचा सको। मैं जानता हूँ कि तुम लगभग सारी की सारी सच्चाई जान चुके हो और कहीं ना कहीं तुम ये भी जान चुके हो कि पहले भी जो चीज़ें हुई हैं मेरी वजह से हुई हैं। मैं इस बात से मना भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सब कुछ मैंने किया था सिर्फ राजगद्दी के लिए, राजा बनने के लिए। लेकिन अब सच्चाई तुम जानते हो, लेकिन मुझे पता है तुम किसी को नहीं बताओगे। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी कांग से सेरन, जिससे तुम न जाने कितने शिद्दतों से चाहते हो, उसे मैं एक पल नहीं लगाऊंगा जान से मारने में और तुम्हारे सामने ही मैं उसे मारूंगा और बहुत निर्दयता के साथ मारूंगा। और ये मत सोचना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं खुद के भाई को मार सकता हूँ तो उसकी पत्नी यानी कि मेरी भाभी को मारने में मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आएगी। और याद रखना, मैं उसे इतनी निर्ममता के साथ मारूंगा कि तुम कांप जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो तुम्हें ये सच्चाई छुपानी होगी, वरना उसके साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी, यानी कि तुम्हारे दोनों के दोनों नेफ्यूज भी मारे जाएंगे। याद रखना मेरी इस बात को कहते हुए वी दाओ ने फिर से हंसना स्टार्ट किया। लेकिन लैन चिरेन को इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि वी दाओ मतलब अभी भी कांग से सेरन जिंदा है या नहीं। तो उसने इस बात से तो एग्री किया कि ठीक है, वो इस सच्चाई को कभी किसी को नहीं बताएगा, लेकिन वो चाहता है कि वो कांग से सेरन से मिले और आज ही नहीं, उसे हर महीने कांग से सेरन से मिलना है। अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो याद रखना, मैं उसकी सच्चाई सबको बता दूंगा, चाहे उसके बाद वो खुद कुछ भी करे, भले ही वो उसकी जान ले ले या फिर किसी और की जान ले ले, मेरे पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हर महीने मैं कांग से सेरन से नहीं मिलता हूँ तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भले ही लैन चिरेन ने ये सारी बातें बोल तो दी थी हिम्मत करके, लेकिन फिर भी उसने जो रूप वी दाओ का देखा था ना,
उसे देखने के बाद कहीं ना कहीं वो अंदर तक डर चुका था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी बातें उसकी फैमिली पे भी आ जाए और साथ ही साथ कांगसे सेरन को भी ले डूबे। वो कभी नहीं चाहता था कि कांगसे सेरन उससे मतलब वी दाओ की जान गई, सॉरी वी जियांगसे की जान गई सो गई। उसको बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन एटलीस्ट जिन्हें वो बचा सकता है उन्हें तो बचाए। क्या हो जाएगा अगर वो एक सच्चाई छुपा भी देगा तो कम से कम और जाने लेने से तो वो बचा सकता है ना, औरों की जान जाने से तो बचा सकता है ना। ये सोचते हुए लैन चिरेन ने अपने मन में सोच दिया था कि ठीक है वो वी दाओ की बात मानेगा, लेकिन तभी जब वी दाओ उसकी बात मानेगा। वी दाओ ने कुछ वक्त तक सोचा और उसके बाद ये फैसला लिया कि ठीक है वो उसे कांगसे सेरन से मिलने की इजाज़त तो देगा, लेकिन उसे बस कांगसे सेरन को देखने की इजाज़त है, उससे बात करने की इजाज़त नहीं है, उससे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके की चीज़ें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना उसी टाइम मैं कांगसे सेरन को भी मार दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा। ये सारी चीज़ें कांगसे सेरन जानती थी कि उसको लैन चिरेन को वी दाओ ने किस तरीके से ब्लैकमेल किया है, और वो इसलिए जानती थी क्योंकि जिस जगह पे उसे रखा गया था, यानी कि लैन चिरेन को रखा गया था, उसी के आसपास कांगसे सेरन को भी रखा गया था। कांगसे सेरन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जो दीवार के आर पार बात हो रही थी ना, वो चीज़ें सुन ली थी। वो इस वक्त वी दाओ जिस तरीके से लैन चिरेन को ब्लैकमेल कर रहा था, ये सब कुछ रोकना चाहती थी। वो कहना चाहती थी लैन चिरेन से कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मत करो ये सब कुछ। अगर तुम सच्चाई जानते हो तो सबको जाके बताओ। लेकिन चाहे वो कितना भी चीख ले, कितना भी चिल्ला ले, वो ये सब कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी आवाज़ ना ही बाहर निकल पा रही थी और ना ही वो किसी से कुछ बात कर पा रही थी। और ये सारी चीज़ें वी दाओ ने ही करवाई थी। दिन गुजरते गए और जैसे कि लैन चिरेन ने वी दाओ के सामने कंडीशन रखी थी, वैसा ही किया जा रहा था। यानी कि लैन चिरेन को हर महीने कांगसे सेरन को दिखाया जाता था, लेकिन उससे ना ही बात करने की परमिशन थी, ना ही किसी तरीके की कुछ भी चीज़ें पूछने की इजाज़त थी। इसलिए लैन चिरेन सिर्फ जानता था तो ये कि कांगसे सेरन जिंदा है और सही सलामत है, क्योंकि उसके सामने उसको वैसे ही पेश किया जाता था। वो नहीं जानता था कि कांगसे सेरन जीते जी एक जिंदा लाश बन चुकी है। अगर वो ऐसा कुछ जानता तो शायद इसके लिए वो पहले ही कुछ कड़ा फैसला ले चुका होता, शायद जिसकी वजह से आज इतने लोग सफ़र नहीं कर रहे होते, स्पेशली लान वांगजी सफ़र नहीं कर रहा होता। कांगसे सेरन ने लैन चिरेन की पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी थी, और वो इस वक्त यानी कि वी वुजियान इस सच्चाई को सुन लेने के बाद अपने ही गिल्ट के दलदल में इतने नीचे घुस चुका था कि शायद अब ऊपर निकलना उसके बस की बात तो नहीं थी। लेकिन फिर भी एक राजा होने के साथ साथ वो किसी का पति भी है, और उन्हें न्याय दिलाना भी उसी का फर्ज है। इसलिए उसे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसके लिए बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं। खैर, चीज़ें क्या इंतजार कर रही हैं ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि आज मेरा टाइम हो चुका है फिर से इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।